नमस्कार दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपके सामने ये पुस्तक देख रहे हैं, गुलामगिरी। ये बात मध्यकाल के बाद आधुनिक काल की शुरुआत होती है और इस पुस्तक के लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फूले और अनुवादक और संपादन किया है डॉक्टर विमल कीर्ति जी ने। वाणी प्रकाशन से ये प्रकाशित पुस्तक है। इस पुस्तक में 19वीं सदी के भारत में जो समाज का एक ऐसा वर्ग भी था जिसकी स्थिति बहुत कुछ अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन इनके जीवन में ये महामना व्यक्ति ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिनके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो इस पुस्तक में इन्होंने दर्शाया है और उस समाज और उस समय की स्थिति के बारे में बहुत कुछ जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जन्म कब होता है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में, भारत में उस समय अंग्रेजी शासन चल रहा था और अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, तब इनका जन्म होता है। एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। सितंबर 1873 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। एक संस्था इन्होंने खोली थी, सत्यशोधक समाज। यानी कैसे इन्होंने शीर्षक ढूंढा होगा, सोचने वाली बात है कि उस समय के इतना उन्मुख और ऐसी विचार इनके थे। सत्य शोधक समाज, यानी सत्य को शोधन करने की भी आवश्यकता थी। उस समय जो बोला जा रहा था वो सत्य है कि नहीं है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इन्होंने एक सत्य शोधक समाज, एक संस्था खोली थी। महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए थे। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबल समर्थक थे। इनका विवाह 1840 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1827 और 1840 में 40 में इनका विवाह हो जाता है। यानी इनके समय तक अभी बाल विवाह की परंपराएं चल रही थी। मात्र महज 13 साल की उम्र में, जिस समय एक बालक का पूर्ण विकास भी नहीं होता है, वो अभी टीन एज में प्रवेश करता है और तभी इनका विवाह हो जाता है। और विवाह होता है इनका सावित्रीबाई फूले से। बाद में स्वयं एक मशहूर समाज सेवी बनी। इन्होंने देखा, समझा और नारी स्थिति के बारे में भी काम किया। तब इन्होंने उस चीज को समझा और अपनी पत्नी को स्वयं शिक्षित किया और उनको आगे किया। तो महिलाओं के उत्थान में जो सावित्रीबाई थी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। एक्चुअली था क्या कि जो आज शूद्र जाने जाते हैं, ओबीसी का जो बहुत बड़ा तबका आज
अपने आप को विभिन्न उच्च जातियों में, विभिन्न उपनामों में, उपाधियों में समेटे हुए है और प्रतिष्ठित समझ रहा है। वास्तविक स्थिति यह थी कि उस समय वो शूद्र के पायदान पे माना जाता था और एक पांचवा वर्ग, 4 वर्ण तो होते ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र वो ओबीसी ही लोग थे जो उनके टच में रहते थे और उनको भी पढ़ाई लिखाई से वंचित किया गया था उस समय। अंग्रेजों के समय तक वंचित थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। ये अंग्रेजी शासन की बहुत बड़ी खूबी या विशेषता रही, लेकिन इसके माध्यम से हम लोग आगे बात करेंगे। तो ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के खिलाफ थे। ज्योतिबा फुले को जब पढ़ने का अवसर मिला और उनको समाज में उठने बैठने का अवसर मिला तो उन्होंने महसूस किया कि समाज का विभाजन कैसे है। तो उन्होंने सीधा स्पष्ट समझा कि जो डिवाइडेशन है वो कास्ट बेस्ड डिवाइडेशन, जाति आधारित विभाजन है। इस भेदभावपूर्ण विभाजन के वो खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने काम किया। उन्होंने विधवा और महिलाओं के कल्याण के लिए काफी काम किया। उस समय विधवा का विवाह नहीं होता था, सती प्रथा जैसी परंपराएं प्रचलित थीं। तो इस चीज को भी उन्होंने समझा और काम किया। सती प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास किया, लेकिन कितना प्रयास उनका रहा ये आगे इसमें देखेंगे, हम लोग बात करेंगे जब उनके विषय में। तो चूंकि 11 अप्रैल अभी आने वाली है तो मेरा इसी विषय को लेकर बातचीत करने का है कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस है और उसके पूर्व हम लोग ये चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। महात्मा ज्योतिबा उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। ये एक बहुत बड़ा काम उनके समय में हुआ कि जब उन्होंने किसानों की बातों को समझा और किसानों की बातों को सामने उठाया तो अंग्रेजी सरकार ने भी एक एग्रीकल्चर एक्ट पास किया, एक नियम पास किया। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1851 में एक स्कूल खोला। वैसे तो इन्होंने 1848 में स्कूल खोला था, लेकिन पहले महिलाओं या स्त्रियों के लिए शायद नहीं खोला होगा। 1851 में इन्होंने, यानी कि 3 साल बाद, इन्होंने महिलाओं के लिए भी स्कूल खोला और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, न केवल उस समय जो वंचित वर्ग था, शूद्र था जिसको कहते हैं, या दलित जिसको आज कहते हैं, तो दलित ही उस समय का शूद्र है या आज का शूद्र है, तो उसमें दलित में सब आ जाते हैं। वो ओबीसी भी भले अपने आप को नहीं समझते हैं, लेकिन वो हैं और वही वास्तविक शूद्र है। अंततः जो अछूत है वो एक 5वां वर्ग था। तो ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उन्होंने महिलाओं को जब शिक्षित करने की बात करी तो केवल शूद्र महिलाओं की बात नहीं की, क्योंकि सभी महिलाओं को शिक्षा से उस समय तक वंचित रखा गया था। मध्यकाल में भी सभी महिलाओं को, अपवाद स्वरूप एक बात अलग थी कि किसी के उच्च कुलीन घरानों में कहीं शिक्षा कुछ महिलाओं को, एक आध लोगों को मिली होगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन सामान्य तौर से ये महिलाओं को शिक्षा से पूर्ण रूप से वंचित रखा गया था। मध्यकाल में भी और 19वीं सदी की शुरुआत में भी ये स्थिति बरकरार थी। तो जब इन्होंने समझा उस चीज को, तो उन्होंने महिलाओं को भी स्कूल चलाए, स्कूल के लिए और प्रयास किया। इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। देखिए, महिला शिक्षण के लिए 1851 में जो विद्यालय इन्होंने चलाया, ये पहला विद्यालय था पूरे भारत के लिए। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं ये काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो निश्चित रूप से लोग उसका साथ नहीं देते हैं। ठीक परिस्थितियां उनके सामने भी थीं कि इस काम में कोई आगे नहीं आ रहा था और खासतौर से ये उस समय का जो प्रचलित धर्म था, ब्राह्मण धर्म, उसके खिलाफ था। तो वाजिब है लोग बगावत या विरोध या दुश्मनी या बहुत सारी हानि, इन सब चीज़ों को फेस करने के
लायक अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, समर्थ नहीं समझते थे, तो वो अपने हाल में रहना ज़्यादा उचित समझ रहे थे, बजाय इसके संघर्ष करने के। तो लोग आगे आने में हिचकिचा रहे थे, उनके सामने समस्या हो रही थी। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। जब 1888 तक, यानी उनका 1848 में पहला विद्यालय खोला, 1851 में उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला और ये चलते गए। जब उनको थोड़ी सफलता मिली, तब एक सभा की गई और सभा में इन्होंने जो अपनी बात रखी लोगों के सामने और अपना विजन क्लियर किया, अपने काम को उन्होंने दिखाया, तो लोग प्रभावित हुए और इस बात से प्रभावित होकर उस समय जो संत महात्मा की जो उपाधि होती थी, दी जाती थी, वो बहुत सत्पुरुष और कर्मठ लोगों को दी जाती थी। तो उसी समय से इनको 1888 की एक विशाल सभा हुई थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रतिभाग किया होगा। तो वहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग उस समय का आया होगा, उन्होंने महात्मा की उपाधि दी और यहाँ से 1888 ईस्वी में इनको महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले के नाम से जाना जाने लगता है। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इससे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली। एक खास काम इन्होंने ये किया कि उस समय तक जो प्रथा या परंपरा प्रचलित थी कि ब्राह्मण ही किसी का भी वैवाहिक कार्य और जो भी कार्य होते थे, सोशल वर्क, तो वो ब्राह्मण या पुरोहित ही करता था। तो इन्होंने बिना ब्राह्मण के ही इस तरह के कार्य कराने का प्रयास किया और उसको बम्बई हाई कोर्ट, उसमें अंग्रेजों की सरकार से बाकायदे लड़े और लड़कर उन्होंने आर्डर भी कराया कि नहीं, हम ब्राह्मण के बिना भी ये संस्कार या जो भी वैवाहिक संबंध हैं वो सोशल वर्क होंगे। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी इनकी कि ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। वो बाल विवाह के विरोध में थे, हालांकि उनका बाल विवाह हुआ था, ये उनके क्षमता के बाहर की बात थी, लेकिन जब वो उन्होंने उस चीज को समझा तो उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और आने वाले समय में ऐसा होने के न हो पाए इसके लिए प्रयास किया। दूसरी चीज, विधवा विवाह के समर्थक थे। विधवा का उस समय पुनर्विवाह नहीं होता था, ऐसी परंपरा प्रचलित थी। जातीय समीकरणों को बनाए रखने के लिए सती प्रथा एक चलाई गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी अपनी एक पुस्तक में कहा है, शूद्र कौन में, उन्होंने ये बात स्पष्ट की है बहुत तार्किक ढंग से कि जो सजाती विवाह है वो कहीं न कहीं जातियों को बढ़ावा देती है और जातियां बरकरार रखने का काम करती है। तो इसलिए इन्होंने विधवा विवाह का भी पुरजोर प्रयास किया कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। अपने जीवन काल में उन्होंने धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, ये अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी। उन्हीं के द्वारा लिखित आज ये पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है, गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और क्या लिखा है उन्होंने गुलामगिरी में, क्या शीर्षक क्यों दिया है गुलामगिरी। और जब गुलामगिरी पढ़ते हैं, अब देखते हैं, तो गुलामगिरी में होमर का एक कोटेशन दिया हुआ है इसमें कि जिस दिन किसी व्यक्ति को दास बना लिया जाता है उसी दिन से उसके आधे सद्गुण गायब हो जाते हैं। ये होमर का स्टेटमेंट है। होमर कहते हैं कि जिस दिन से किसी व्यक्ति को गुलाम या दास बना लिया जाता है तो उस दिन से उसके सारे सद्गुण समाप्त हो जाते हैं। कर्नल जीजे हैले कहते हैं, इनका एक स्टेटमेंट है जो ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उद्धृत किया है, उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है। शासन तंत्र की जो व्यवस्था भारत में लागू है, यानी शासन तंत्र की जो व्यवस्था उस समय की बात कर रहे थे, 19वीं सदी की बात कर रहे थे, जिस समय अंग्रेजों का भारत में शासन था, कि शासन तंत्र की जो व्यवस्था भारत में लागू है
वह जनता के चरित्र उत्थान की दृष्टि से नहीं बनाई गई है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने कुछ व्यक्तियों को मात्र अधिक शिक्षित करने के अलावा कुछ नहीं किया है, जबकि बहुसंख्यक वैसे ही अनभिज्ञ बने हैं और उनकी निर्भरता कुछ शिक्षित व्यक्तियों की दया पर है। असल में यह ब्राह्मण प्रभुत्व वाली अनैतिक नीति का ही विस्तार है, जिसके स्वरूप भारतीय सभ्यता का विकास अवरुद्ध रहा। कोई अन्य कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इस कोटेशन में कर्नल जी.जे. हेले ने बताने की कोशिश किया है कि ब्राह्मण प्रभुत्व वाली अनैतिक नीतियों का विस्तार, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय सभ्यता का विकास रुका रहा। कोई अन्य कारण वो नहीं समझ पाते हैं, यही एक कारण समझ पाते हैं। मिड के सिपाही रिवोल्ट, उनका भी ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है, उनका उल्लेख भी गुलामगिरी में महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले जी ने किया है कि ब्राह्मणों को विचित्र साधन उपलब्ध कराए युग बीत गए। वो लिखते हैं, मीड के सिपाही रिवोल्ट लिखते हैं कि ब्राह्मणों को विचित्र साधन उपलब्ध कराए युग बीत गए। इन ब्राह्मणों को उपकारी की श्रेणी में शामिल करने में संवेदनशील विद्वान भी संकोच करेंगे। उपकारी की श्रेणी में शामिल करने के लिए संवेदनशील विद्वान भी संकोच करेंगे। ये ब्राह्मण हजारों वर्ष पुरानी विद्या के विशाल भंडार पर दंभ करते हैं। इन्होंने ढेर सारी संपदा अर्जित कर ली है, उन्हें असीम अधिकार प्राप्त हैं, परंतु इन सब का क्या लाभ? उन्होंने अत्यधिक नीच अंधविश्वासों को अपनाया है, अपने लिए आमोद प्रमोद तथा संपत्ति संग्रह के भरपूर अवसर प्राप्त किए, अपनी शक्ति और संयोग के सहारे संसार में एक सर्वविदित विरोधात्मक व्यवस्था को कायम रखा है। सर्वविदित और विरोधात्मक व्यवस्था को कायम रखा। उनकी इस दुरुपयोगी शक्ति के क्षीण होने पर ही हम राष्ट्रीय पुनर्जीवन की महान उपलब्धि की आशा कर सकते हैं। यानी स्वामी विवेकानंद ने जैसा कहते थे कि भारत का अगर स्वच्छ रूप से या स्वतंत्र विकास करना है निर्बाध, तो जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसको नष्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें यह उद्धत होती है कि उनकी इस दुरुपयोगी शक्ति के क्षीण होने पर ही हम राष्ट्रीय पुनर्जीवन की महान उपलब्धि की आशा कर सकते हैं। तो इस तरह गुलामगिरी की पुस्तक में 2-3 उद्धरण दिए हुए हैं जिनका हमने जिक्र किया। और अब आगे हम बढ़ने से पहले ये विमल कीर्ति जी ने लिखा है कि सामाजिक न्याय के लिए और मंडल आयोग को लागू करके जिन्होंने अपनी सत्ता को दांव पर लगा दिया और जिन्होंने मुर्दा कौम में जान डालने का प्रयास किया, वे महानायक विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, उन संघर्षशील सभी साथियों को समर्पित ये विमल कीर्ति जी जो इन्होंने पुस्तक को अनुवादित किया है वो समर्पित करते हुए बताते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि इस संस्करण में यह संस्करण महामानव ज्योतिबा फुले का संपूर्ण साहित्य आधुनिक भारतीय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रांति की दृष्टि से, सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक परिवर्तन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को सभी मानववादी, समाजवादी, समतावादी, सामाजिक न्यायवादी, लोकतंत्रवादी और धर्मनिरपेक्षतावादी विचारक स्वीकार करते हैं। ज्योतिबा फुले का साहित्य और विचार आज भी प्रासंगिक है। मतलब ज्योतिबा फुले का मूल साहित्य वास्तव में मराठी में,
इन्होंने जो पुस्तकें, जो किताबें, जो कहानियाँ, जो भी लेख लिखे, वो मराठी में इनका ट्रांसलेट करके हिंदी में किया गया। तो पिछले कुछ दशकों से वह हिंदी में भी उपलब्ध है और हिंदी जगत में उसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। तो इस संस्करण के बारे में जो बात बताई गई है, उसको मैं बताता हूँ। ज्योतिबा फुले संपूर्ण साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है गुलामगिरी। जो ज्योतिबा फुले ने जो संपूर्ण साहित्य लिखा, उस संपूर्ण साहित्य में ये गुलामगिरी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह ग्रंथ 1873 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ का जो सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था 1873 में हुआ था और 1873 में ही उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। मतलब ये ग्रंथ ज्योतिबा फुले ने आज से 100 अब आज 2023 चल रहा है, 2023, और 1873 में फुले साहब ने किताब लिखी थी और 150 वर्ष बाद इस किताब का अगर हम मूल्यांकन करते हैं, पढ़ते हैं, तो आज भी ये प्रासंगिक, उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 150 वर्ष पहले। यानी कि आज हम जब 11 अप्रैल 2023 को ज्योतिबा फुले जी का इनका जन्म 1827 में होता है, तो कौन सा जन्म दिवस मना रहे होंगे, हम अभी बताते हैं आपको। 1827 6 196वां जन्म दिवस, 197वां उनके जन्म को जोड़ देते हैं। 195-96 वर्ष उनके जन्म के बाद जो उन्होंने बात कही थी वो पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। उस समय यूरोपियन देशों में काले लोगों की गुलामी का प्रश्न भयंकर स्वरूप में था और काले लोगों की गुलामी के विरोध में संघर्ष भी जोरों पर था। ज्योतिबा जी को पढ़ने का अवसर मिला और उन्होंने यूरोप के देशों में काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव, फर्क होता था, उस चीज को उन्होंने अपनी शिक्षाओं में देखा, समझा और परखा, जाना। तो वहां पर जानने के बाद इनके अंदर उस दर्द का जो असर इनको समझ में आया। जिस प्रकार यूरोपियन देशों में काले वर्ण के लोगों को गुलाम बनाकर रखने की प्रथा थी, उसी समय भारत जैसे सनातन देश में भी गुलामी की प्रथा किस स्वरूप में थी, इस बात को ज्योतिबा फुले ने अपने इस गुलामगिरी ग्रंथ में स्पष्ट रूप में लिखा है। देखिए, यूरोप में भी ये चल रहा था। यूरोप में भी काले और गोरे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था और भारत में भी उस समय हो रहा था, लेकिन दोनों के स्वरूप में चीजें एक जैसी थीं, लेकिन उनका स्वरूप कैसा था वो इस पुस्तक का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं ज्योतिबा राव जी, कि यूरोप में काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव और ज्यादती, जुल्म हो रहे थे, ठीक उसी प्रकार भारत में भी यहाँ पर सनातन धर्म और सनातन देश में भी हो रहे थे, लेकिन उनके स्वरूप में क्या अंतर है, यही मेन बिंदु है इस पुस्तक का। और कॉन्सेप्ट यही है कि वहां के जो जुल्म ज्यादती हो रही थी उनका स्वरूप कैसा था और यहाँ जो जुल्म ज्यादती हो रही थी भारत में, उनका स्वरूप कैसा था। इस बात को ज्योतिबा फुले ने अपने इस गुलामगिरी ग्रंथ में स्पष्ट रूप में लिखा है। भारत में प्राचीन काल से गुलामी की प्रथा का स्वरूप किस प्रकार रहा है, इस बात को समझने के लिए ज्योतिबा फुले का यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय कैसा था और भारत में गुलामी की प्रथा थी, अघोषित गुलामी, एक तरह से कहा तो नहीं गया कि गुलाम है यहाँ पर,
देखिए मध्यकाल में भी और मुस्लिम शासकों में भी या मुस्लिम इस्लाम में भी गुलामों को रखने की प्रथा थी, लेकिन उनका जो स्वरूप था वो अलग था। अगर हम इस्लाम या मुस्लिम काल में हम गुलामों की स्थिति देखें तो उनके गुलाम ऐसे होते थे कि मध्यकाल में मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ की सत्ता संभालता है और सुल्तान बनता है, तो उनके गुलाम जो होते थे वो सत्ता में काबिज भी होते थे, राजा भी बनते थे और उनको गुलामी की से दास्ता भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये स्वरूप, इस स्वरूप की बात करते हैं कि भारत में जो उसके पैरेलल उस समय जो ये यहाँ की व्यवस्था चल रही थी भेदभाव की, वो व्यवस्था कैसी थी, उस स्वरूप की चर्चा यहाँ पर ज्योतिबा जी करते हैं और ये महत्वपूर्ण यही कॉन्सेप्ट है। बाकी चीजें तो सेम हैं, 19-20 रही होंगी। जो जुल्म ज्यादती की गई है वो अन्य यूरोपीय देशों में, अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां की जुल्म ज्यादती से कम नहीं हुई है, यहाँ की जुल्म ज्यादती ये हुई है। गुलामगिरी के कई हिंदी संस्करण प्रकाशित हुए हैं, फिर भी इस ग्रंथ को पढ़ने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। वाणी प्रकाशन ने इस ग्रंथ को प्रकाशित कर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। वाणी प्रकाशन हमेशा ही उदारवादी विचारों का समर्थक रहा है और विमल कीर्ति जी धन्यवाद देते हैं वाणी प्रकाशन का। तो इस तरह हमने इस संस्करण के बारे में जाना और अगले चरण में हम प्रथम संस्करण से निवेदन के बारे में जानकारी करेंगे और बात करेंगे कि दोस्तों निवेदन प्रथम संस्करण से आगे इस खंड में हम देखेंगे कि ज्योतिबा राव साहब ने क्या बताने की कोशिश की है और क्या निवेदन है प्रथम संस्करण से। महात्मा ज्योतिबा राव फुले के दर्शन तथा चिंतन से आधुनिक भारतीय समाज में क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। इस तरह की मान्यता रखने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान, समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं। यानी ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान और समाजशास्त्री और राजनीतिक पॉलिटिशियंस उस समय ये मानते थे कि इनकी विचारधारा से परिवर्तन लाया जा सकता है, समाज में बदलाव किया जा सकता है। इसलिए पहले कभी इतना अध्ययन नहीं हुआ जो आज महात्मा फुले के विचारों तथा दर्शन के बारे में हो रहा है। आधुनिक यानी कि 21वीं सदी में अब चिंतन मनन ज्यादा हो रहा है बजाय इसके कि इसके पहले हुआ हो, क्योंकि उनके जो विचारों में जो ताकत है, जो दर्शन है, उससे लोगों के जो वैचारिक दार्शनिक विचारधारा में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसा राजनीतिक भी मानते हैं, सोशलिस्ट भी मानते हैं, पॉलिटिशियंस भी मानते हैं, फिलासफर भी मानते हैं। तो इसलिए इन पुस्तकों का या ऐसे लेखकों का जो कृतियां रहे वो उनका अध्ययन बढ़ा है। आज उनके विचारों की आवश्यकता सारे देश के लिए है, क्योंकि भारत जैसे परंपरावादी, जातिवादी, धर्मांध और ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित तथा बनिया बांडवलदारों के वर्चस्व में दबे हुए देश में सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के बगैर हम ना तो यहां सही ढंग से लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षतावादी समाज तथा शासन की स्थापना कर सकते हैं और ना तो लोकतांत्रिक या लोकतंत्रवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं। इन लाइनों में जो बातें कही जा रही हैं कि भारत परंपरावादी, जातिवादी, धर्मांध और ये सब जो टिका हुआ है उसका जो मेन पिलर है ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण पंडा पुरोहितों का जो पुरोहित कार्य है, यही मेन चीज है, यही एक मजबूत पिलर हैं जिनकी वजह से ये टिका हुआ है। तो बिना इनके वर्चस्व को खत्म किए
यहाँ पर वैचारिक परिवर्तन की बात है, ना कि किसी की हिंसा की बात है। यहाँ पर मानसिक परिवर्तन की बात की जा रही है। उन्होंने इस बात को एक हिंसा के रूप में नहीं कहा है। धर्म जो स्थापना करनी है वो समाजवाद की स्थापना करनी है, धर्मनिरपेक्षतावादी समाज तथा शासन की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्रवादी समाज की धर्मनिरपेक्षतावादी मूल्यों की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। तो उसके पीछे ये जो परंपरावादी, जातिवादी और धर्मांधता, यानी जो धर्म के प्रति एकदम अंधभक्ति टाइप की जो विचारधारा बढ़ी है या हुई है, उसको बिना खत्म किए हम समाज या भारत को एक अग्रणी भूमिका में नहीं ला सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का आधार दर्शन चिंतन क्या होना चाहिए। अब ये सवाल खड़ा करते हैं कि उन्होंने उनको खारिज तो कर दिया, बताया भी कि परंपराएं खराब हैं, जातिवादी व्यवस्था खराब है, धर्मांधता ठीक नहीं है और इनको खत्म किए बिना हम स्वच्छ लोकतांत्रिक समाजवादी चीजों को स्थापित नहीं कर सकते हैं, धर्मनिरपेक्षतावादी मूल्यों को नहीं स्थापित कर सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? ये सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का आधार दर्शन चिंतन क्या होना चाहिए? तो आगे भी बताते हैं लेखक विमल कीर्ति जी, इस सवाल का जवाब हमारे यहाँ केवल फूले अंबेडकरवाद के पास है। अगर हम फूले अंबेडकरवाद को पढ़ते हैं तो समाज का जो वास्तविक चेहरा कैसा होना चाहिए स्वच्छ समाज का, वो सामने आता है। यहाँ केवल आर्थिक परिवर्तन से ना तो समाज परिवर्तन होगा और ना तो सत्ता परिवर्तन। एक महत्वपूर्ण कड़ी निकल के आती है, एक बात निकल के आती है कि केवल आर्थिक परिवर्तन, यानी ये जरूरी नहीं है कि धन का समान बंटवारा हो, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हुआ। पूरी सभ्यता में या पूरे विश्व में, पूरी धरती में ऐसा कभी ना हुआ है, ना हो सकता है कि अर्थ का या संसाधनों का समान बंटवारा हो पाएगा। इस बात को इसमें स्पष्ट बताया गया है कि यहां केवल आर्थिक परिवर्तन से ना तो समाज परिवर्तन होगा और ना तो सत्ता परिवर्तन। महात्मा फुले इस देश में दोनों चाहते थे, समाज भी आर्थिक रूप से मजबूत हो और सत्ता भी परिवर्तित हो। समाज परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन भी। इस दृष्टि से यदि हम इस किताब की ओर देखें तो यह गुलामगिरी किताब दुनिया की क्रांतिकारी किताबों में से एक नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ और मौलिक है। यानी महात्मा ज्योतिबा फुले का जो विजन था वो उस समय की परिस्थितियों में सत्ता परिवर्तन की बात और समाज परिवर्तन की बात, दोनों परिवर्तन की बात करते हैं। इस गुलामगिरी किताब में उन्होंने भारतीय समाज का जो स्वरूप रखा है और जो विश्लेषण दिया है उसको नकारा नहीं जा सकता, नकार नहीं सकते, फिर कोई उसका समर्थक अनुयायी हो या ना हो। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में जो चीजें बताई गई हैं उस चीज से कोई भी व्यक्ति सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन ये वो सच्चाई है जो कोई माने या ना माने वो है। उन्होंने इस किताब में जो कुछ लिखा है सही है, ऐसा वो दावा करते हैं कि ये सत्य है। और ये किताब उन्होंने 1873 में प्रकाशित हुई तो इसके पहले लिखी गई, यानी कि उस समय वो बात सही कह रहे थे। और इतना मादा उस समय के लोगों में नहीं था। मध्यकाल में कबीर भी हुए, संत रविदास जी भी हुए,
लेकिन उनको भक्ति काल में समेट दिया गया। उनकी मुखर जो वाणी थी उसको विराम भक्ति काल में दे दिया गया और उनको भक्त बना दिया गया। लेकिन जिस तरह पुरजोर विरोध उन्होंने स्पष्ट किया है गुलामगिरी में, ऐसा पहली बार हुआ था। इसलिए उनकी आलोचना करने वाले समकालीन नेता, लेखक, पत्रकर्ता आज कोई नाम लेवा भी नहीं रहा है, लेकिन महात्मा फूले के विचार तो दिन ब दिन धर्म, जाति, पंथ, भाषा, प्रांत, लिंग की सीमाओं को पार करके फैल रहे। उस समय भी उनकी जो विचारधारा थी, वो जो लिखते थे या जो काम कर रहे थे, वो बताया गया था। धर्मांधता की बात करते हैं तो उनको सीधे आकर ये कहा जाता था कि आप धर्म विरुद्ध काम कर रहे हो, ये तो अधर्म का काम है। इसलिए वो कहते हैं कि परंपरावादी और धर्मांधता आज के समय में तो है ही, लेकिन उस समय भी धर्मांधता थी। काम को धर्म से जोड़ दिया जाता था। शिक्षा पाना धर्म नहीं है, शूद्रों का धर्म नहीं था। शिक्षा पाना या शिक्षा लेना, शिक्षा देना ये महिलाओं का धर्म नहीं था। हमारी जो भी सभी वर्ग की महिलाओं को ये चीज समझ में आना चाहिए कि जिस धर्म को हम मानते हैं या जिस धर्म को हम सिरोधार्य करते हैं, उस धर्म ने हमको क्या दिया। माननीय फूले का दर्शन सत्ता, संपत्ति और पद प्राप्ति का नहीं है। अब यहां पर बताते हैं कि जो माननीय फूले का जो दर्शन है वो सत्ता, संपत्ति और पद प्राप्ति का नहीं है। वह तो सामाजिक क्रांति का दर्शन है, व्यवस्था परिवर्तन का दर्शन है। इसलिए व्यवस्थावादी, यथा स्थितिवादी, जातिवादी, धर्मांधतावादी, ब्राह्मण बनियावादी लोगों को माननीय फूले कभी अच्छे नहीं लगे। वो जो काम कर रहे थे, उनका काम ऐसा था कि वो जिन्होंने धर्म को बिजनेस समझ रखा था या समझ रखा है, उनको वो चीजें पसंद नहीं आई, कभी रास नहीं आई। तो वो लोग उनकी बात को कभी स्वीकार नहीं किया और आज भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जो व्यवस्थावादी यानी उस समय की व्यवस्था जो चल रही थी और यथा स्थिति बनाए रखना चाहते थे और आज भी बनाए रखना चाहते हैं, जातिवाद जो उस समय बनाए रखना चाहते थे और बनाए रखना आज भी चाहते हैं, धर्मांधतावादी जो ग्रंथ पढ़े जाते हैं, कराए जाते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिसकी वजह से समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है। तो इस सामाजिक परिवर्तन के बात करते हैं, वो सत्ता पाने की बात नहीं करते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, संपत्ति पाने की बात नहीं करते हैं, वो तो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन का दर्शन देते हैं। लेकिन आज हमारा फूले के विचारों के बगैर गुजारा नहीं है। ये कहते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चाहें कि फूले के बिना गुजारा कर लें तो नहीं संभव है। आज जहां मंडल आयोग के समर्थन और विरोध की लड़ाई हो रही है, उस समय इस किताब की प्रासंगिकता और भी है और इसलिए मैंने इस किताब के हिंदी अनुवाद को हिंदी पाठकों के सामने रखा है। इस किताब को पाठकों तक पहुंचाने में जिनकी विशेष मदद हुई है वे मोहन कोठेकर, अशोक भारती दिल्ली से, विमल सूर्य चिमनकर, नितिन चौधरी और पुष्पा विमल कीर्ति तथा मेरी लड़कियां, यानी विमल कीर्ति जी बताते हैं कि मेरी लड़कियां, और कुमारी नोरा, कुमारी रोझा और कुमारी जागृति, ये सभी उनके कार्यों की सराहना करते हैं। तो विमल कीर्ति जी की ये जो निवेदन था ये मैंने पढ़ के समाप्त किया और इस सीरीज में जितनी भी इस बुक को बनाने में 2-4 सीरीज जो भी बनेगी मैं बनाऊंगा और इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और बहुत से साथियों ने मेरे बताया कि गुलामगिरी बुक को पढ़ने में थोड़ा सा समझने में समझ पाने में परेशानी हो रही है। तो इस परेशानी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है
और मेरा ये प्रयास है, हो सकता है सफल हो और लोगों को जानकारी मिलेगी। तो बिना पढ़े मैं सारे टॉपिक को इसमें जो लिखा है हूबहू वैसा ही बिना कुछ अपनी चीज़ों को शामिल किए हुए मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य क्या है, ये मैं बता चुका हूँ। पहले मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो को, ये चैनल को चलाने का, मेरा उद्देश्य था कि एकेडमिक एजुकेशन से संबंधित चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि या मुझे एहसास हुआ कि एकेडमिक वीडियोज़ बहुत चलती हैं और मेरा जो रुझान है, मेरा बुद्धिज़्म के प्रति और महान जो विचारक हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित होता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और सामाजिक क्रांति किए बिना हमें कुछ हासिल नहीं होता है, तो उसका कहीं न कहीं मेरे ऊपर ऋण है, तो मैं इस कार्य को करने का प्रयास कर रहा हूँ और इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रस्तावना, प्रथम संस्करण से, और प्रस्तावना थोड़ी-सी बड़ी होगी, तो इसमें बात करेंगे प्रस्तावना। तो एक-एक चीज़ को लेके चलेंगे हम लोग। तो गुलामगिरी को जो बुक जेतुआ साहब ने उस समय लिखी थी, 1873 में प्रकाशित हुई थी, तो इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, धन्यवाद।